नमस्कार, स्वागत है आप सब लोग का टारगेट ऑन इंजीनियर्स पर। मैं गिरजेश कुमार तिवारी आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा रहा हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के आपके 76 लेक्चर हो गए हैं। आज आपका 77 लेक्चर है जिसको हम सब लोग डिटेल में आगे बढ़ेंगे। यूनिट 9 आपका कंप्लीट हो गया, अब यूनिट 10 हम सब लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो डिटेल में हम सब लोग आगे बढ़ेंगे और आप सब लोग रेगुलर क्लास ज्वाइन करते रहें, रेगुलर क्लास अटेंड करें तो वन बाय वन आपको सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी, आप अच्छे से सारी बातों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का आपका ये 77 लेक्चर, जिसमें हम सब लोग चैप्टर 10 आपका कॉलम एंड स्ट्रट है, जिसके बारे में हम सब लोग जानेंगे। अब क्वेश्चन है कि कॉलम होता क्या है या स्ट्रट क्या होता है। अब देखिए, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, इन बातों को पहले समझ लेते हैं। प्रीवियस सेक्शन में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, डिफ्लेक्शन के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम सब लोग आज के लेक्चर में ये जानेंगे कि डिफ्लेक्शन कॉलम क्या होता है, कॉलम में क्या क्या तरीके के फेल्यूर हो सकते हैं और किस तरह के कॉलम में कैसा फेल्यूर होगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब इसमें आपने कहा किस तरह के कॉलम में किस तरह का फेल्यूर होगा, तो क्या कॉलम भी कई तरीके के होते हैं, तो इसी में बात आएगी कॉलम का क्लासिफिकेशन। कॉलम का हम सब लोग क्लासिफिकेशन करेंगे शॉर्ट कॉलम, मीडियम कॉलम और लॉन्ग कॉलम के टर्म में। बात समझ में आ रही? तो ऐसे हम सब लोग कॉलम्स के बारे में क्लासिफाई कर लेंगे और उसके फिर फेल्यूर की बात कर लेंगे कि किस किस तरीके का फेल्यूर हो सकता है। फिर हम सब लोग आगे बढ़ जाएंगे। फेल्यूर में अलग अलग एनालिसिस होगी, सब लोगों ने अलग अलग नाम दिया कि रैंकाइन ने अपनी थ्योरी दे दी और आइलर्स ने अपनी थ्योरी दे दी। तो आइलर और रैंकाइन सबकी हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे। फिर आगे बढ़ते हुए हम सब लोग सबकी इंपॉर्टेंस की कब कौन सी थ्योरी एप्लीकेबल होगा। उसी बीच में आएगा कि सपोर्ट एंड कंडीशंस अगर बदल जाते हैं, अगर आपकी एंड कंडीशंस बदलती हैं तो हम सब लोग ये जानेंगे कि एंड कंडीशन बदलने से क्या क्या बातें आ जाती हैं, उसको भी हम सब लोग जानेंगे समझेंगे। ठीक, तो अब हम सब लोग स्टार्ट करते हैं अपनी बातों को। व्हाट इज कॉलम? बात ही कॉलम आपने कहा देखा, कॉलम आपने स्तंभ कहाँ देखा? तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप अपने घर की दीवालों में, घर में अगर आप देखे होंगे तो ऐसे कोई वर्टिकल मेंबर होगा जो पूरी छत को सह रहा होगा, पूरी छत के लोड को सह रहा होगा। इस पर आप खड़े हैं, यहाँ आप सब लोग, यहाँ पे फिर दूसरा एक कोई मेंबर होगा, फिर और बड़ा अगर है तो और मेंबर्स होंगे। या आपने ब्रिज अगर देखा होगा तो वहां पर भी ऐसे वर्टिकल मेंबर्स देखे होंगे जिसमें लोड लग रहा होगा। अब बताइए ये लोड है कैसा, ये लोड कैसा है? क्या ये लोड इसको एक्सेली दबा रहा है? क्या ये इसको एक्सेली प्रेस कर रहा है? तो बिल्कुल टेंसाइल नहीं, एक्सेल। ऐसे अगर आप गांव में छप्पर देखें, ऐसे छप्पर टीन सेट देख लें, टीन सेट में यहाँ पे जो पाइप्स लगी हैं, ये जो पाइप्स, इन पाइप्स में आपका क्या होगा, इन पाइप्स में आपका एक्सियल कंप्रेसिव लोड लग रहा होगा। इन पाइप्स में क्या लग रहा होगा? एक्सियल कंप्रेसिव लोड लग रहा होगा। ठीक है, ऐसे आप कहीं कहीं पे पाइप्स की जाल, कहीं पर कॉलम्स की जाल, ढेर सारे ऐसे लिंकेज का कनेक्शन जुड़ा होगा, ढेर सारे लिंक्स जुड़े होंगे इसके ऊपर, ऐसे कोई कॉम्बिनेशन, मतलब आपके मल्टीपल लिंक्स का कॉम्बिनेशन। जैसे आप रेलवे ब्रिज देखिए, वो ट्रस है, रेलवे ब्रिज आप देख रहे हैं, मल्टीपल ऐसे कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे सपोर्टेड है, ऐसे भी लगा हुआ है, तो मल्टीपल आप लिंकेज देख रहे हैं। जो लिंक यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ लिंक्स में टेंशन होगा, कुछ लिंक्स में क्या होगा? कंप्रेशन होगा। किसी में टेंशन, किसी में कंप्रेशन, और सब में क्या होगा? एक्सियल लोड होगा। सब में क्या होगा? एक्सियल लोड होगा। अब ये एक्सियल लोड क्या होता है गुरुजी? क्वेश्चन यहां से शुरू होता है कि एक्सियल लोड क्या होता है। तो पहले एक्सिस ही जानिए। हर कोई मेंबर, कोई भी मेंबर है उसका लेंथ के अलोंग, कोई भी मेंबर है उसका क्या है? लेंथ के अलोंग एक लाइन आप ड्रॉ की, लेंथ के अलोंग। ठीक है, लेंथ के अलोंग जो होगा, उसके लेंथ के अलोंग अगर लोडिंग हो रही है, लेंथ के अलोंग अगर लोडिंग हो रही है, ठीक है,
लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इसी को बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग अगर लोडिंग हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग लोड को हम क्या कहेंगे? एक्सियल लोड। इसी को हम क्या कहेंगे? एक्सियल लोड। ये सारी चीजें आपको बेसिक्स लेक्चर में आपको करा चुके हैं। या इसी एक्सियल लोड को हम लोग थ्रस्ट लोड भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? थ्रस्ट लोड। ऐसा कोई भी लोड जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग हो, एक्सियल या फिर थ्रस्ट लोड कहलाता है। क्लियर हो गया? एकदम समझ में सारी बातें आ गई। ठीक है, अब बात यह है कि एक्सियल लोड हो कैसे सकता है? तो एक्सियल लोड आपका दो तरीके का हो सकता है। एक्सियल लोड आपका दो तरीके का हो सकता है। एक आपका एक्सियल टेंसाइल और एक आपका कंप्रेसिव। एक आपका क्या होगा? एक्सियल टेंसाइल और दूसरा आपका क्या होगा? एक्सियल कंप्रेसिव। ठीक है, एक्सियल टेंसाइल और दूसरा आपका एक्सियल कंप्रेसिव। क्लियर हो गया ना? तो ऐसा कोई भी लोड जो डिस्टेंस क्या करे? टेंशन में दूरियां बढ़ती हैं, जो पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज करना चाहिए, सेपरेशन को क्या करना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए। सेपरेशन को इंक्रीज करना चाहे वो आपका क्या हो गया? टेंसाइल। और जो सेपरेशन डिक्रीज करना चाहे, जो आपका सेपरेशन डिक्रीज करना चाहे, ठीक है, सेपरेशन अगर डिक्रीज करना चाहे तो क्या हो गया? कंप्रेसिव। बात समझ में आ रही? क्लियर हो रहा है ना? तो एक्सियल टेंसाइल भी हो सकता है, एक्सियल कंप्रेसिव भी हो सकता है। टेंसाइल सेपरेशन इंक्रीज करना चाहेगा और कंप्रेसिव सेपरेशन डिक्रीज करना चाहेगा। क्लियर हो गई ना बात? आगे बढ़े। अब क्वेश्चन क्या है? अब यहां पे क्वेश्चन क्या है कि ऐसा कोई भी मेंबर, फिर से ध्यान समझिएगा, हम आपको एक एक्सियल लोडेड के केस करा भी चुके हैं। एक्सियल लोडेड में डिफॉर्मेशन डेल्टा इक्वल टू पीएल अपन ए ये सब करा चुके हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर अब आपका बेसिक कॉलम और स्ट्रेट की बात चल रही है। तो जैसा ऐसा कोई भी मेंबर जिसमें एक्सियल एक्सियल टेंसाइल लोड हो, एक्सियल कैसा लोड हो? एक्सियल टेंसाइल लोड। अगर आपका एक्सियल टेंसाइल लोड है तो ध्यान रखिएगा उसको हम टाई बार कहते हैं। क्या बोलते हैं? टाई बार। द मेंबर ऑन हिच द लोड इज एक्सियल टेंसाइल, द मेंबर इज नोन एज टाई बार। तो टाइज में जो टाई बार होंगे या टाई जिसको बोलते हैं, टाई आप खुद ही देखिए, जो टाई आप बांधते हैं उसमें हमेशा एक्सियल टेंसाइल लोड। तो टाई बार क्या होता है? टाई बार एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर होता है, एक ऐसा आपका पार्ट होता है जिसमें एक्सियल टेंसाइल लोड लग रहे होते हैं। ये आपको अलग से बताए, ध्यान रखिएगा, इस एसएससी में सिंपल क्वेश्चंस आए हुए। तो द मेंबर ऑन व्हिच देयर इज एक्सियल टेंसाइल लोड इज नोन एज टाई बार्स। नेक्स्ट आपका है एक्सियल कंप्रेसिव लोड। एक्सियल कंप्रेसिव लोड, एक्सियल कंप्रेसिव लोड। ठीक है, तो एक्सियल कंप्रेसिव, जिसमें भी एक्सियल कंप्रेसिव हो उसको स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, एक्सियल कंप्रेसिव लोड है तो उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट। ऐसे मेंबर जिसमें एक्सियल टेंसाइल लोड हो टाई बार्स, ऐसे मेंबर जिसमें एक्सियल कंप्रेसिव लोड हो क्या कहलाएगा? स्ट्रेट कहलाएगा। बात एकदम समझ में आ रही ना? एकदम क्लियर बात समझ में आ रही होगी सबको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं कि आगे स्ट्रेट क्या है, कॉलम क्या है। Axial tensile load, axial tensile loaded members are known as tie bars, and axial compressive member loaded members are known as
स्ट्रट। तो कोई भी जनरल जिसमें कंप्रेसिव लोड हो वो क्या कहलाएगा? वो आपका स्ट्रट होगा। अच्छा, टाई बार में क्या होगा? टाई बार में जब आप खींचेंगे तो टेंसाइल लोड होगा, इसमें टेंसाइल फेल्योर होगा। इसमें क्या होगा? टेंसाइल फेल्योर होगा। इसमें टेंसाइल फेल्योर होगा। तो टाइज का आपको कोई दिक्कत नहीं, टेंसाइल फेल्योर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका स्ट्रट जो आता है, स्ट्रट में कंप्रेसिव लोड है। अब किसी भी मेंबर को, अगर आप किसी भी मेंबर को कंप्रेसिव लोड लगाओ तो बताओ क्या हो सकता है? आप प्रैक्टिकली बताओ कि अगर हम इसको ऐसे कंप्रेसिव लोड लगाएं, ऐसे कंप्रेसिव हैमरिंग करें या कैसे भी इसको दबाने की कोशिश करें, तो क्या दबाने से इसमें ये थोड़ा सा छोटा हो गया, ऐसे चपटा हो सकता है? जब आप कंप्रेसिव लोड लगाएंगे, कस के दबाएंगे, जैसे है लोहार करता है, जैसे आपका ब्लैक स्मिथी करता है, तो ब्लैक स्मिथी शॉप में आप जाएंगे तो जब आप लोड लगाएंगे ऐसे कंप्रेसिव लोड, तो क्या इसकी लैटरल डायमेंशंस बढ़ेंगी और लॉन्गिट्यूडनल घटेंगी? लैटरल डायमेंशन बढ़ना और लॉन्गिट्यूडनल घटना, ये आपको क्या कहलाएगा? क्रशिंग फेल्योर या कंप्रेसिव फेल्योर। तो ये क्रशिंग हो सकता है या कंप्रेसिव फेल्योर हो सकता है। बात समझ में? अगर ये बहुत लंबा मेंबर हो उसमें कंप्रेसिव लोड लगाएं। अगर मान लीजिए कि खूब पतला सा एक लंबा मेंबर हो, उसमें आप कंप्रेसिव लोड लगाएं, तो क्या ये ऐसे लेटरली डिफ्लेक्ट हो सकता है? देखिए, एक्सियल लोड तो ये है, लॉन्गिट्यूडनल ये है, इसके परपेंडिकुलर क्या हो गया? लेटरल। तो क्या ये लेटरली आपका डिफ्लेक्ट हो सकता है कि नहीं? बात समझ में आ रही? लेटरली आपका ये डिफ्लेक्ट हो सकता है। और ये लेटरल डिफ्लेक्शन क्या कहलाएगा आपका? ये लेटरल डिफ्लेक्शन, आप इसको, अगर आप कोई बांस की लकड़ी, कोई ऐसे बहुत लंबी लकड़ी, या आप ब्लेड को प्रेस करिए, ऐसे ब्लेड को पकड़ के ऐसे दबाइए, तो जब आप दबाएंगे तो वो आपका लेटरल डायमेंशन में क्या हो सकता है? मुड़ सकता है, लेटरली डिफॉर्म हो सकता है। इसको क्या कहेंगे? इलास्टिक इनस्टेबिलिटी के कारण। इलास्टिक इनस्टेबिलिटी के कारण पहले तो आप दबाए दबाए तो कोशिश तो हुई कि ये दब जाए, क्रश हो जाए, पर ये आपका प्लास्टिकली क्रश नहीं हो पा रहा है, तो उस सिचुएशन में ये लेटरली क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये लेटरली डिफ्लेक्शन ही क्या कहलाता है? बकलिंग। यही आपका क्या कहलाता है? बकलिंग। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि क्रशिंग और बकलिंग दोनों हो सकता है, तो क्या होगा? क्रशिंग और बकलिंग अगर दोनों हो सकता है तो होगा क्या? क्वेश्चन ये आया भाई, किस तरह का फेल्योर होगा? तो हमें इस बात को समझना होगा कि फेल्योर किस तरह का होगा, वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। ये सारी चीजें हम सब लोग इस चैप्टर में जानेंगे। कुछ अलग अलग थियरी जाएंगी जिसको हम सब लोग डिटेल में करने वाले हैं। तो अब पहले ध्यान दीजिए, एक्सियली लोडेड मेंबर, एक्सियल कंप्रेसिव मेंबर क्या कहलाएगा? स्ट्रट कहलाएगा। और अगर एक्सियल कंप्रेसिव मेंबर है जिसमें एक्सियल कंप्रेसिव मेंबर है जो वर्टिकल है, उसी को हम क्या कह देंगे? कॉलम। तो चैप्टर का नाम आप समझिए, कॉलम एंड स्ट्रट। नाम क्या है? कॉलम एंड स्ट्रट। और व्हाट इज स्ट्रट? तो क्वेश्चन है स्ट्रट क्या है। अब आप ध्यान से अगर समझ रहे होंगे तो चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। स्ट्रट इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर, strut is a structural member subjected to axial compressive load। ये अंडरलाइन आप कर लीजिए, सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड। कोई भी ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर जिसमें एक्सियल कंप्रेसिव लोड हो, क्या कहलाएगा? स्ट्रट कहलाएगा। तो एक्सियल कंप्रेसिव लोड लोडेड मेंबर्स आर नोन एज स्ट्रट। और स्ट्रट में भी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड, किसी भी मेंबर, कोई भी ऐसा मेंबर हो जिसमें एक्सियल कंप्रेसिव लोड हो, स्ट्रट कहलाता है। वो इंक्लाइंड भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। तो स्ट्रट में भी इंक्लाइंड और वर्टिकल। पर कॉलम क्या होता है? कॉलम क्या होता है? जिसमें एक्सियल कंप्रेसिव लोड हो और वर्टिकल हो। ऐसा कोई भी एक्सियल कंप्रेसिव मेंबर, जैसे आप ब्रिज के नीचे जाएंगे तो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 ऐसे लिखा रहेगा। तो ऐसा कोई भी एक्सियल कंप्रेसिव मेंबर जो वर्टिकल हो, कॉलम कहलाता है। इससे आप कंक्लूजन पर पहुंच रहे होंगे कि सारे स्ट्रट कॉलम नहीं होते।
पर सारे कॉलम तो स्ट्रेट होंगे भाई। कॉलम मतलब क्या हुआ कि इसमें कंप्रेसिव लोड होगा। कॉलम का मतलब क्या है कि कंप्रेसिव लोड होगा। तो कॉलम आपका स्ट्रेट है पर स्ट्रेट कॉलम नहीं है। कॉलम आपका स्ट्रेट है पर स्ट्रेट कॉलम नहीं है। बात क्लियर हो रही है ना? तो जितने भी आपके एक्सियल कंप्रेसिव मेंबर्स होंगे, जितने भी आपके क्या होंगे एक्सियल कंप्रेसिव मेंबर्स होंगे, सब स्ट्रेट हैं। पर आपके एक्सियली कंप्रेसिव वर्टिकल मेंबर्स कॉलम है। एक्सियल कंप्रेसिव वर्टिकल मेंबर ही क्या है कॉलम है। तो ऑल कॉलम्स आर स्ट्रेट बट ऑल स्ट्रेट आर नॉट कॉलम। ऑल स्ट्रेट आर नॉट कॉलम। सारे स्ट्रेट कॉलम नहीं होते पर सारे कॉलम जो होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं। स्ट्रेट में बी कॉलम और मे नॉट बी कॉलम। स्ट्रेट एक जनरलाइज टर्म है। क्या जनरलाइज टर्म है कि एक्सियल कंप्रेसिव मेंबर हो गया स्ट्रेट, पर एक्सियल कंप्रेसिव वर्टिकल मेंबर वो हो गया आपका कॉलम। जैसे आप जानते ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। सारे वर्ग आयत हैं पर सारे आयत वर्ग नहीं है। या ऐसे अगर देखिए सारे आयत जो है वो क्या है पैलोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। सारे आयत ऑल रेक्टेंगल्स आर पैलोग्राम बट ऑल पैलोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल। ये ध्यान रखिएगा। सम ऑफ द पैलोग्राम मे बी रेक्टेंगल और मे नॉट बी रेक्टेंगल। ओके, तो वही चीज है। अगला स्ट्रेट क्या है? एक्सियल कंप्रेसिव लोडेड मेंबर। नेक्स्ट कॉलम। तो स्ट्रक्चरल मेंबर, कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर लोडेड एक्सियली इन कंप्रेशन, इसको ध्यान रखिए। एक्सियल टेंसाइल होंगे वो टाइज होंगे। लोडेड एक्सियली इन कंप्रेशन इज कॉल्ड एज कॉलम इन जनरल सेंस वर्ड। इन जनरल भाई एक्सियल कंप्रेसिव है, वर्टिकल है तो कॉलम बोल देते। अ कंप्रेशन मेंबर मे टर्म एज स्ट्रेट बूम डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूज। किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर को हम क्या कह सकते हैं? स्ट्रेट बोल सकते हैं, बूम बोल सकते हैं, पोस्ट बोल सकते हैं। तो ये आपका डिपेंड करता है कैसा आप यूज कर रहे हैं। कंप्रेसिव मेंबर है, एक्सेल कंप्रेसिव है, तो आप जनरली उसको स्ट्रेट बोलते हैं, पर थोड़ा सा यूज पर भी नाम बदल जाता है। जैसे ब्रिज के केस में पोस्ट बोल देते हैं, है तो कॉलम। वर्टिकल है पर उसको बोल देते हैं एक्सेल कंप्रेसिव, क्या बोलते हैं? पोस्ट नंबर 1, पोस्ट नंबर 2, पोस्ट नंबर 3। तो यूज के हिसाब से भी नाम बदलता रहता है, ये ध्यान रखिए। अ कंप्रेशन मेंबर में टर्म एज स्ट्रेट, बूम, पोस्ट एटसेट्रा डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूज। फर्स्ट इज इन बिल्डिंग्स। जितने आपके बिल्डिंग है, इन बिल्डिंग मेड बाय स्टोन, कंक्रीट, इन सबको हम क्या बोल देते हैं? कॉलम। जैसे बिल्डिंग में आप कहीं पार्किंग करने दी, वहां बीच में एक आपका कॉलम लगा हुआ है। तो कोई भी कंक्रीट का अगर स्ट्रक्चरल मेंबर है, वर्टिकल देखा आपने, बोल दिया क्या है? कॉलम है। तो इन जनरल यूज के हिसाब से भी नाम हो जाता है। ठीक है, इन बिल्डिंग मेड बाय कंक्रीट एंड स्टोन इज नोन एज कॉलम्स। नेक्स्ट, कंप्रेशन मेंबर्स इन रूफ ट्रस। जो आप ट्रस बना रहे होते, स्पेशियल ट्रस या फिर प्लेनर ट्रस, जो आप मैकेनिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे या पढ़े होंगे, तो जो ट्रस होते हैं, जितने मेंबर कंप्रेसिव है, जितने टेंसाइल हो तो टाइज है, पर जितने कंप्रेसिव मेंबर्स हैं वो स्ट्रेट हैं। तो जनरली जो आपके रूफ ट्रस में मेंबर्स होते हैं, कंप्रेशन मेंबर इन रूफ ट्रस, वो क्या कहलाते हैं? स्ट्रेट कहलाते हैं। वो आपको क्या कहलाते हैं? स्ट्रेट कहलाते हैं। तो कंप्रेसिव मेंबर्स इन रूफ ट्रस आर नोन एज स्ट्रेट। प्रिंसिपल कंप्रेसिव मेंबर, जो मुख्य रूप से कंप्रेशन मेंबर कहां पे? क्रेन में। क्रेन में कई लोग कंप्रेशन होते हैं, पर मुख्य रूप से जो बीम होती है वो क्या कहलाता है? बूम कहलाता है। बूम बूम हो गया भाई। तो बूम क्या है? व्हाट इज बूम? बूम इज द मेन और प्रिंसिपल कंप्रेसिव मेंबर इन क्रेन। क्रेन में जो आपका मेन कंप्रेसिव मेंबर होगा। ऐसे भी आप हाइड्रोलिक से जितने भी चीजें उठा रहे होते हैं, सब में कंप्रेशन ही आता है। तो जो मेन कंप्रेसिव मेंबर होगा वो आपका क्या होगा? बूम। यूज के हिसाब से नाम बता देना। डिफरेंट डिफरेंट यूजेज है, उनके हिसाब से क्या बता देना? नाम। तो फिर से बिल्डिंग्स में आपका जो कंक्रीट या स्टोन का बना हुआ कॉलम होगा, याद रखिएगा। जो आपका कंप्रेशन मेंबर रहेगा रूफ ट्रस में, वो स्ट्रेट रहेगा। और प्रिंसिपल मेंबर इन क्रेन जो रहेगा वो बूम। एक और आप ध्यान रखिए, एंड जो एंड पर कंप्रेसिव मेंबर रहेगा, एंड कंप्रेशन मेंबर इन ब्रिज। ब्रिज में जो आपका एंड पर, एंड को थोड़ा हाईलाइट करिएगा, एंड कंप्रेसिव मेंबर जो होगा वो भी कहां पर? ब्रिज में। उसको पोस्ट बोल देते हैं।
डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल नेम है। तो आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस में और डिटेल में पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा क्या है कि हमें हाईलाइट तो देना पड़ेगा, चीजों को समझाना पड़ेगा। बिकॉज सोम इज द मदर ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। बिना सोम के ना होगा, कुछ ना होगा। ठीक है, तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द नॉलेज ऑफ सोम। Every subjects are related in civil engineering students. In civil engineering, every subject goes from the strength of material. Every subject, even fluid mechanics or fluid machinery, will also depend upon the, will also goes from the strength of material. ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। एंड कंप्रेशन मेंबर, जो अंतिम में कंप्रेसिव मेंबर होता है किसमें, ब्रिज में। एंड कंप्रेशन मेंबर इन ब्रिज इज नोन एज पोस्ट। अंतिम में आपका जो होगा एंड कंप्रेशन मेंबर, उसको क्या कहेंगे, पोस्ट। अगला, अब ये इंपॉर्टेंट, वर्टिकल स्ट्रट फिक्स एट बोथ एंड। इन जनरल इसको आप ध्यान रखिए, वर्टिकल स्ट्रट, सारे स्ट्रट नहीं, वर्टिकल स्ट्रट इन जनरल फिक्स एट बोथ एंड्स इज कॉल्ड कॉलम। मोस्टली बोथ एंड फिक्स, जनरली आपके बोथ एंड क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई भी वर्टिकल कंप्रेसिव मेंबर या वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रट या वर्टिकल स्ट्रट ही बोलना सफिशिएंट है। स्ट्रट वो अपने आप में ही कंप्रेशन समाहित किया, वर्टिकल स्ट्रट ही क्या कहलाता है, कॉलम। Vertical strut is known as column. A column is characterized by its length. अब देखिए, कॉलम आप समझ गए, वर्टिकल स्ट्रट ही आपका क्या हो गया, कॉलम। वर्टिकल स्ट्रट इज नोन एज कॉलम। वर्टिकल स्ट्रट आपका क्या हो गया, कॉलम हो गया। अब इसी में आपसे हम पूछ रहे हैं कि वर्टिकल स्ट्रट अगर कॉलम है तो कॉलम का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम। तो कॉलम का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर किया जाए। भाई कॉलम ऐसे छोटा सा आपको दिख गया तो ये छोटा कॉलम, ऐसे थोड़ा और बड़ा दिख गया मीडियम, भाई इसको कैसे आप मीडियम और लॉन्ग कैसे कहें, ये बड़ा कॉलम। इन तीनों में अगर देखा जाए तो ये स्मॉल है और ये मीडियम है और ये आपका लॉन्ग है। इन तीनों में अगर हम देखें तो एक स्मॉल, एक मीडियम और एक लॉन्ग कॉलम। क्लियर हो रहा है ना सब, सारी चीजें क्लियर हो रही, ठीक है। आगे, स्मॉल मीडियम एंड लॉन्ग कॉलम। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी स्मॉल मीडियम और लॉन्ग ऐसे देख के बता दोगे, देख के बता दोगे तो सर लंबाई जिसकी छोटी होगी स्मॉल। देखिए लंबाई छोटी होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कुछ और। जैसे आप मान लीजिए कि बहुत छोटा सा है पर ये बहुत पतला सा है, ये स्मॉल भी है एंड थिन भी है। जैसे आप ब्लेड ले लीजिए, जैसे आप जिलेट का ब्लेड ले लीजिए, तो स्मॉल भी है और थिन भी है, तो इसको क्या नाम दे, ये लॉन्ग कॉलम होगा कि शॉर्ट कॉलम होगा कि क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी कॉलम को सिर्फ लेंथ नहीं डिसाइड कर सकता कि लॉन्ग होगा कि शॉर्ट, सिर्फ लेंथ। जैसे आप ब्लेड को लीजिए तो ब्लेड बहुत छोटा सा है यार, इतना बड़ा सा, ब्लेड इज वेरी वेरी स्मॉल इन लेंथ। तो लेंथ को अगर हम ध्यान में रख के बात करें तो लेंथ के हिसाब से तो ब्लेड बहुत ही स्मॉल है, वो छोटा सा है। पर एक और डायमेंशन होगी, वन और आपकी इंपॉर्टेंट डायमेंशन होगी जो डिसाइड करेगी कि लॉन्ग है, स्मॉल है कि मीडियम है। तो ध्यान रखिएगा, यहां से एक नया टर्म आता है, स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस, स्लेंडरनेस रेशियो, और स्लेंडरनेस रेशियो आपका डिसाइड करेगा कि लॉन्ग कॉलम है कि शॉर्ट कॉलम है। तो स्लेंडरनेस रेशियो डिसाइड करता है कि लॉन्ग की शॉर्ट। क्लियर हो रहा है ना। तो अब ध्यान से देखिएगा स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, इसको हम सब लोग डिसाइड करेंगे। स्लेंडरनेस रेशियो,
स्लेंडरनेस रेशियो, स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है? तो लेमडा जो होता है वो इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन होता है। ध्यान रखिएगा, यहां अगर क्रॉस सेक्शन है तो क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है, और जब आपका सर्कुलर भी हो सकता है, तो क्रॉस सेक्शन अगर रेक्टेंगुलर है तो इसके और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है, इसके और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है। तो ध्यान रखिएगा हर एक के अबाउट आपका रेडियस ऑफ जायरेशन भी अलग है। तो ध्यान रखिएगा, इसको लिस्ट लिख लीजिए, सबसे कम वाला, मिनिमम भी आ सकता है, लिस्ट भी आ सकता है। तो स्लेंडरनेस रेशियो इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम। अब आपको हम बताएंगे इफेक्टिव लेंथ अलग अलग केसेस में क्या होता है। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम टू द लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है, ऑफ द क्रॉस सेक्शन। अब यहां पर एल, मान लीजिए ब्लेड के केस में एल छोटा है पर के भी तो बहुत छोटा है, रेडियस ऑफ जायरेशन भी तो बहुत कम है, और जब रेडियस ऑफ जायरेशन कम है तो आप लेमडा नहीं कह सकते कि कम होगा। हमें, आप देखिए, सिर्फ लंबाई डिसाइड नहीं कर सकती कि लॉन्ग है कि शॉर्ट है। only length cannot decide the characteristic of column, because length is also depend the characteristic of column, the failure of column will depend upon the other lateral dimensions of the column, not only in the length, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक जो होगा कॉलम का, लक्षण जो चरित्र होगा वो सिर्फ लंबाई पर डिपेंड नहीं करेगा, उसके साथ साथ लेटरल डायमेंशंस पर भी डिपेंड करेगा, और लेटरल डायमेंशन को समाहित किया हुआ है रेडियस ऑफ जायरेशन। तो एक नया टर्म है सिलेंडरनेस रेशियो, और सिलेंडरनेस रेशियो होता क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम टू द लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम टू द लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। ओके, तो अब यहां से, और सिलेंडरनेस रेशियो ही डिसाइड करेगा कि आपका छोटा है कि बड़ा है। तो आगे, अ कॉलम इज कैरेक्टराइज्ड बाय लेंथ एंड लेटरल डायमेंशंस, इसको आप अंडरलाइन भी करिएगा, कॉलम इज कैरेक्टराइज्ड बाय लेंथ एंड लेटरल डायमेंशंस, लेंथ के साथ साथ लेटरल डायमेंशन से भी कैरेक्टराइज किया जाएगा। बात समझ में? अगला हमसे लोग बात करते हैं अ टर्म, कोई एक टर्म, कौन सा टर्म पता नहीं भैया। अ टर्म इज नोन एज स्लेंडरनेस रेशियो, अ टर्म नोन एज स्लेंडरनेस रेशियो, a term known as slenderness ratio is used to characterize the column. slenderness ratio यूज किया जाता है किसको? कॉलम को करेक्टराइज करने के लिए। तो कॉलम को करेक्टराइज करने के लिए हम लोग सिलेंडरनेस रेशियो यूज करते हैं। और सिलेंडरनेस रेशियो होता क्या है? सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है? व्हाट इज सिलेंडरनेस रेशियो? तो सिलेंडरनेस रेशियो इट इज द रेशियो ऑफ, ध्यान से इसको अंडरलाइन, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम, नॉट लेंथ, इट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम टू द लीस्ट को भी अंडरलाइन करिए, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। अच्छा, क्वेश्चन है कि आपने लिस्ट क्यों किया? तो ध्यान रखिएगा, अगर दो रेडियस ऑफ जायरेशन क्रॉस सेक्शंस के, क्रॉस सेक्शन के दो रेडियस ऑफ जायरेशन है, तो जो लीस्ट होगा, जो कम से कम वाला होगा, उसके अलाउंग, उसके अबाउट बखल होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ये अभी जब हम फेल्यूर कराएंगे तो आप और आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो सिलेंडरनेस रेशियो इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इट इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम टू द लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, एंड लैम्डा इज द L effective to the K, where L effective is the effective length and K is the least radius of gyration. K is the least radius of gyration. अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात और भी आप मार्क करिए। अब रेडियस ऑफ जायरेशन, अगर आपका लेमडा अलग अलग है, और होगा ही, लेमडा जो है एल इफेक्टिव अपॉन के लीस्ट है, के मिनिमम है, तो सबका लेमडा अलग अलग होगा। अब ये लेमडा डिसाइड करेगा कि कौन शॉर्ट कॉलम है, कौन लॉन्ग कॉलम है, कौन मीडियम कॉलम है। तो लेमडा मतलब सिलेंडरनेस रेशियो, और सिलेंडरनेस रेशियो सिर्फ लंबाई का ही नहीं, लंबाई के साथ साथ लेंथ के साथ साथ लेटरल डायमेंशंस की बात करता है।
क्लियर हो रहा हो ना? तो लेटरल डायमेंशंस को भी कंसीडर करता है और लेमडा ही डिसाइड करेगा कि आपका कॉलम कैसा है। लेमडा विल डिसाइड द नेचर ऑफ कॉलम। ओके, और नेचर आपका हो सकता है शॉर्ट कॉलम, मीडियम कॉलम्स और लॉन्ग कॉलम। अगर डिफरेंट डिफरेंट लेमडा दिए हुए हैं तो हम ये बता पाएंगे कि लेमडा से किसमें बकल होने के चांसेस कम है और किसमें बकल होने के चांसेस ज्यादा है। तो लेमडा डिसाइड करेगा कि बकलिंग कैपेसिटी, बकलिंग लोड को रजिस्ट करने की कैपेसिटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है। तो आगे इट इज यूज्ड टू कंपेयर, lambda is used to slenderness ratio, the unit of slenderness ratio कुछ नहीं भाई, यूनिटलेस। स्लेंडरनेस रेशियो क्या है? दो सेम डायमेंशंस का रेशियो है, तो स्लेंडरनेस रेशियो आप कह सकते हैं यूनिटलेस होगा। ठीक है, तो क्या इट इज यूज्ड टू कंपेयर, क्या कंपेयर? बकलिंग लोड्स ऑफ वेरियस कॉलम, अलग अलग कॉलम्स के बकलिंग लोड को वो कंपेयर करने के लिए होता है। ठीक है, इट इज यूज्ड टू क्या करने के लिए? लैम्डा स्लेंडरनेस रेशियो किस लिए होगा? ये आपका होगा एल इफेक्टिव अपॉन के मिनिमम, एंड इट इज यूज्ड टू व्हाट? It is used to compare the buckling loads of various columns which are made of same material and having same sectional area. अब यहां पर आपने अलग अलग क्या किए? कॉलम की शेप को बनाया, सब कुछ सेम है, लेंथ आपका सेम है, आपने मटेरियल सेम ले लिया और आपने सेक्शनल एरिया भी सबका सेम ले लिया, पर कौन ज्यादा वियर कर सकता है, कौन ज्यादा रजिस्ट कर सकता है, बकलिंग फेलियर को कौन ज्यादा रजिस्ट कर सकता है, वो लैम्डा से डिसाइड होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट कॉलम, देखिए किसी किसी बुक में थोड़ा सा रेंज का डिफरेंस रहता है, किसी में लेस देन 15 ही दिया रहेगा, अगर 15 से कम है तो शॉर्ट कॉलम, किसी किसी में क्या रहेगा 80 तक दिया रहे, 15 से 80, अलग अलग बुक्स का अलग अलग अपना नेचर है। आप ध्यान रखिए स्टैंडर्ड बुक्स का स्टैंडर्ड रिजल्ट है और स्टैंडर्ड ग्रेटर देन ये होगा, ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन। ठीक है, अब अगर लेमडा जो कि एल इफेक्टिव अपन के मिनिमम है, अगर लेमडा आपका लेस देन 30 है, if the slenderness ratio is less than 30, then we will assume at a short column। और आप कह भी सकते हैं कि अगर लेमडा आपका 30 से कम है तो क्या होगा? शॉर्ट कॉलम होगा। एंड इफ लेमडा लाइज बिटवीन 30 to 120, if the slenderness ratio lies between 30 to 120, मतलब एक नंबर सिस्टम है, यहाँ 30 है और यहाँ 120 है, इसके आगे यहाँ लॉन्ग कॉलम, इससे अगर ज्यादा तो लॉन्ग, और बीच में क्या है? मीडियम कॉलम, और ये आपका क्या है? शॉर्ट कॉलम। इफ लैम्डा इज लेस देन, if lambda is less than 30, if the slenderness ratio is less than 30, the column is known as short column. If the slenderness ratio lies between 30 to 120, then column is known as medium column. And if slenderness ratio is greater than 120, if the slenderness ratio is greater than 120, the column is known as long column। Okay, क्लियर हो गया ना? एकदम क्लियर। अलग अलग कुछ बुक्स में है कि आपको 15 से कम तो शॉर्ट, और 15 to 80 है तो मीडियम, और मोर देन 80 है तो क्या है? मोर देन 80 है तो लॉन्ग कॉलम। कुछ बुक्स में ऐसा दिया रहेगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको उस आंसर्स को चूज करना है जो आपके बातों को बेस्ट सूट कर रहा हो। इन्हें कि स्टिक रहना कि 120 आएगा तब भी हम क्वेश्चन करेंगे, नहीं, हमारे जिस रेंज को जो बेस्ट सूट कर रहा होगा, जो बहुत बेहतर तरीके से बता रहा होगा, उसी को हम लोग लगा देंगे। जैसे मीडियम कॉलम पूछा गया और उसमें ऑप्शन 15 से 80 ही है, हम उसी को लगा देंगे, हम कोई जजमेंटल। लेकिन आप देखेंगे स्टैंडर्ड बुक्स में स्टैंडर्ड जो रिजल्ट्स है वो यही है। बकलिंग क्या है? क्वेश्चन ये बकलिंग क्या? तो अभी हमने आपको बताया था कि अगर किसी आप लॉन्ग कॉलम्स में, देखिए शॉर्ट में बकलिंग होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, कारण बताएंगे। तो अगर किसी लॉन्ग कॉलम में आपने कंप्रेसिव लोड लगाया और जैसे कंप्रेसिव लगाया तो ये आपका लेटरली ऐसे डिफॉर्म हो गया, ये लेटरल डिफ्लेक्शन, ये लेटरल डिफ्लेक्शन ही क्या है? बकलिंग है। Lateral deflection due to axial compressive load is known as buckling। सिंपल सी बात है भाई, लेटरल डिफ्लेक्शन तो बीम में भी होता था,
लेटरल डिफ्लेक्शन तो आपका क्या होता था, बीम में भी होता था, पर बीम में ट्रांसवर्स लोड की वजह से होता था। लेटरल डिफ्लेक्शन अगर आपको याद हो तो बीम में भी जो आपका डिफ्लेक्शन ऑफ बीम आपने पढ़ा वो आपका क्या लेटरल डिफ्लेक्शन ही था? बिल्कुल भाई, ये लेटरल डिफ्लेक्शन ही है, ये लेटरल या ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन ही है, पर ये ड्यू टू ट्रांसवर्स लोड है, ड्यू टू ट्रांसवर्स लोड। ठीक है, लेटरल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ट्रांसवर्स लोड इज नोन एज डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, जबकि लेटरल डिफ्लेक्शन, ये तो लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल डिफ्लेक्शन ड्यू टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड, एक्सियल कंप्रेसिव लोड, lateral deflection due to axial compressive load is known as buckling। तो वही लिखा हुआ है, lateral deflection of column due to इन इलास्टिक, ये भी वर्ड ध्यान रखिए, ये होता क्यों है? अगर ये इलास्टिकली स्टेबल है, एक बार हल्का सा झुक गया तो बेंड होने लगेगा। अगर आपने प्रेस किया और सीधा ये प्रेस होता चला गया, क्रश होता चला गया, चिपकता चला गया, तब नहीं होगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये जब आप प्रेस किए तो ना दब के थोड़ा सा बेंड हुआ, और जब बेंड हुआ तो फिर आपका डिफॉर्म ही होता चला गया। बस तो इलास्टिक इनस्टेबिलिटी की वजह से बकलिंग होता है। बकलिंग होता क्यों है? इलास्टिक इनस्टेबिलिटी, इसको अंडरलाइन करिएगा, ये वर्ड्स अपने आप में क्वेश्चन है। lateral deflection of column due to elastic instability is known as buckling। और आगे कर्व कॉन्फ़िगरेशन, जो मुड़ा हुआ कॉन्फ़िगरेशन है, जो कर्व है, वक्र कर्व कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉलम अंडर एक्सियल लोड इज कॉल्ड बकल शेप। जो कर्व कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो मुड़ा हुआ शेप होगा, वो क्या कहलाएगा? वो आपका बकल शेप। ये आपका शेप जो है वो क्या है? बकल शेप। ठीक है, अगला फेल्योर ऑफ कॉलम। अब फेल्योर हो क्या सकता है? किस तरीके का कॉलम फेल कर सकता है? तो कॉलम आपका दब के चपटा हो सकता है, क्रश हो सकता है, कंप्रेसिव हो सकता है, वियर हो सकता है। क्रशिंग, कंप्रेशन, वियरिंग सब आपका क्या है? सेम फेल्योर है। तो पहला आ गया क्रशिंग, पहला आपका क्या है? क्रशिंग। अब क्रश में क्या होता है भाई? आपका एक छोटा सा कॉलम था, इसको आपने प्रेस किया, जब प्रेस किया तो ये डायमेंशंस इसकी क्या हुई? इधर की तरफ ऐसे बढ़ गई, लेटरल डायमेंशन। ऐसे दबाए, चपटा हो गया, कस के दबा दिए, क्रश कर दिए। बात समझ में आई? तो ये क्रशिंग फेल्योर। और क्रशिंग फेल्योर इन जनरल किस में होगा? शॉर्ट कॉलम में होगा। शॉर्ट कॉलम क्या होता है? जिसका लैम्डा इज लेस देन 30 हो, स्लेंडरनेस रेशियो क्या हो? 30 से कम हो। तो अब आप सच ये जानते हैं, शॉर्ट कॉलम में क्रशिंग फेल्योर होगा। क्रशिंग फेल्योर क्या है? ड्यू टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड, लेटरल डायमेंशन इंक्रीजेस एंड लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन डिक्रीजेस। लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन का घटना और लेटरल डायमेंशंस का बढ़ना ही क्रशिंग फेल्योर, और क्रशिंग फेल्योर ज्यादा चांस किस में रहते हैं? शॉर्ट कॉलम में। तो शॉर्ट कॉलम फेल्स, शॉर्ट कॉलम फेल्स ड्यू टू क्रशिंग, स्ट्रॉन्ग इन बकलिंग। अब इसको आप छोटे से कॉलम को कितना भी दबा लो, ये लेटरली डिफॉर्म नहीं होगा, लेटरल डिफॉर्म नहीं होगा। आगे हम इसकी न्यूमेरिकल एनालिसिस भी करेंगे, अभी सिर्फ हम लोग थ्योरेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रशिंग किसका होगा? क्रशिंग होता क्या है? क्रशिंग होता है एक्सियल कंप्रेसिव लोड के कारण। क्रशिंग क्या होता है? एक्सियल कंप्रेसिव लोड के कारण लेटरल डायमेंशंस का बढ़ जाना, पहली बात। शॉर्ट कॉलम जो होंगे, शॉर्ट कॉलम मींस जिसका स्लेंडरनेस रेशियो कम होगा। देखिए, लंबाई कम होना शॉर्ट नहीं कहलाता है, स्लेंडरनेस रेशियो जिसका कम होगा वो आपका क्या होगा? क्रश होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, बकलिंग में वो मजबूत होगा। तो शॉर्ट कॉलम्स आर क्या होते हैं? वीक इन क्रश एंड स्ट्रॉन्ग इन बकल। आगे बकलिंग किस में होगा? जो क्रशिंग की बात करें तो शॉर्ट कॉलम, बकलिंग किस में होगा? लॉन्ग कॉलम फेल ड्यू टू बकलिंग। जितने लॉन्ग कॉलम का मतलब लैम्डा इज ग्रेटर देन 130, तो लॉन्ग कॉलम जो होंगे वो बकल होंगे, किसकी वजह से? लॉन्ग कॉलम फेल्स ड्यू टू बकलिंग। लैम्डा इज ग्रेटर देन 120 अगर हो, लैम्डा आपका क्या हो? 120 से ज्यादा हो, तो वो आपके बकल करेंगे। लॉन्ग कॉलम फेल ड्यू टू बकलिंग एंड स्ट्रॉन्ग इन क्रशिंग।
Long column means if slenderness ratio is greater than 120, the column will fail in buckling and strong in crushing. तो कॉलम लॉन्ग कॉलम होंगे वो आपके बकलिंग में फेल होंगे और क्रशिंग में स्ट्रांग होंगे. अगला कॉम्बिनेशन ऑफ क्रशिंग एंड बकलिंग. तो ऐसे में इंटरमीडिएट कॉलम्स, इंटरमीडिएट कॉलम मींस क्या है, 30 से क्या हो, लैम्डा ज्यादा हो और 120 से कम हो. अब यही आपको 15 to 80 भी मिलेगा, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं. तो जनरली आपका क्रशिंग और बकलिंग दोनों हो सकता है जब आपके कॉलम क्या हो, मीडियम कॉलम. फिर से अगर आपका कोई शॉर्ट कॉलम है वो क्रशिंग में आपका क्या होगा, फेल होगा, बकलिंग में बहुत स्ट्रांग होगा. अगर आपका लॉन्ग कॉलम है तो वो आपका बकलिंग में फेल होगा और क्रशिंग में स्ट्रांग होगा. अगर मीडियम कॉलम है तो मीडियम कॉलम आपका क्रश भी हो सकता है, बकल भी हो सकता है. अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं कि किसी भी मेंबर का, किसी भी कॉलम का फेल होने के लिए, क्रश करने के लिए, क्रश लोड करने के लिए आपने कहा कि 10 किलो न्यूटन लोड लगा दिए तो क्रश हो जाएगा. किसी भी कॉलम में आपने कहा है कि 10 किलो न्यूटन आपने लोड लगा दिया तो क्या हो गया, क्रश हो गया. और उसी कॉलम में अगर 15 किलो न्यूटन लोड लगा दिया जाए तो बकल हो जाएगा. तो बताओ कॉलम में होगा क्या. दोनों बातें आपने कहा कि 15 लगा दोगे तो बकल हो जाएगा, 10 लगा दोगे तो क्रश हो जाएगा. तो होगा क्या. तो अगर आप लोडिंग करते हैं तो मेंबर बकल होगा कि क्रश होगा, आप बताइए. क्योंकि क्रशिंग लोड कम है और बकलिंग लोड क्या है, ज्यादा है. क्रशिंग लोड कम है और बकलिंग लोड ज्यादा है, इसलिए क्रश होने के चांसेस ज्यादा हैं. क्रश में वो कमजोर है और बकल में मजबूत है, तो आप कहोगे सर इसमें क्रशिंग फेल्योर होगा. इसमें क्या होगा, क्रशिंग. और सेफ जो लोड है वो 10 किलो न्यूटन से कम ही लगाइएगा, कोई फेल नहीं होगा. तो सेफ लोड दोनों में से जो मिनिमम होगा वही सेफ लोड है. आप क्रशिंग के लिए क्रशिंग लोड निकाले, बकलिंग के लिए बकलिंग लोड लगाए और दोनों में जो मिनिमम होगा वही आपका क्या होगा, सेफ लोड होगा. एग्जांपल जैसे पीसी क्रशिंग आपका 10 किलो न्यूटन है, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. जैसे बकलिंग या बकलिंग को क्रिपलिंग भी कहेंगे, इसी को आइलर लोड भी कहेंगे. वो आने दीजिए, समय आएगा तो बताएंगे चीजें. बकलिंग या आपका क्या होगा, आइलर लोड या क्रिपलिंग लोड. बकलिंग, क्रिपलिंग और फिर क्या है, क्रिटिकल, सब एक ही बात है. बकलिंग लोड, क्रिपलिंग लोड, क्रिटिकल लोड और उसके बाद आइलर्स लोड. तो आपने कोई एक देखा, उसमें आपने कहा कि क्रशिंग 10 किलो न्यूटन है और आइलर लोड 15 लोड. तो सेफ क्या है इन दोनों का, मिनिमम. यहाँ पे सेफ लोड जो है वो आप कहोगे गुरुजी 10 किलो न्यूटन है. ये नहीं कि 15 बहादुरी में बता दिए. सेफ लोड जो है, डिजाइन कहता है कि कुछ भी हो हमारा मटेरियल हमेशा सेफ रहना चाहिए. तो जैसे आप देखें, इसमें जब आपने कंप्रेसिव लोड लगाया तो ये लेटरल डायमेंशंस बढ़ जाना, ढोलक की तरह बन जाना. लेटरल डायमेंशन बढ़ जाना क्या हो गया, कंप्रेशन फेल्योर. लेटरल डायमेंशंस क्रश करने पर बढ़ गया तो ये क्या हो गया, कंप्रेशन फेल्योर. इसमें आपने लगाया ये बेंड हो गया, ये आपका लेटरली डिफॉर्म हो गया, तो ये क्या हो गया, ये आपका बकलिंग हो गया. अब दोनों में होगा क्या, ठीक है. पी आपने पीसीआर से लगाया ज्यादा तो बेंड कर गया, अगर क्रशिंग से ज्यादा बेंड. फेल्यूर ऑफ शॉर्ट कॉलम्स, तो ये आप समझ गए ना सब लोग. इस केस में दोनों में जो मिनिमम होगा वही क्या होगा, सेफ होगा. दोनों में जो मिनिमम होगा वही क्या होगा, सेफ होगा. तो आगे फेल्यूर ऑफ शॉर्ट कॉलम्स, फेल्यूर ऑफ शॉर्ट कॉलम्स. शॉर्ट कॉलम का फेल्यूर कैसे होगा, तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं. फेल्यूर ऑफ शॉर्ट कॉलम इज मेनली ड्यू टू क्रशिंग. शॉर्ट कॉलम किसकी वजह से होगी, क्रशिंग वजह से. द क्रशिंग लोड इज गिवन बाई, शॉर्ट कॉलम इज डिजाइन बाई क्रशिंग लोड. और क्रशिंग लोड जो आपका होगा वो आपका होगा सिग्मा अलाउबल, और उसमें क्या, क्रशिंग इनटू एरिया. सिग्मा अलाउबल इंटू क्रशिंग इंटू एरिया, कि इतना आप क्रशिंग लोड लगा सकते हैं. ठीक है. आगे तो सिग्मा जो इंड्यूस हुआ, जैसे आप करिए तो सिग्मा जो आपका पी लोड की वजह से इंड्यूस हुआ वो पी अपान ए होगा. और ये क्या होना चाहिए, सिग्मा परमिसिबल या अलाउबल. ये ध्यान रखिए परमिसिबल अलाउबल सब सेम होता है. और ये अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेंथ अपान
एन जो है, ये एन जो है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। ये क्या है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। बात समझ? तो जो इंड्यूस स्ट्रेस है वो क्या होना चाहिए? अलाउबल से कम या बराबर होना चाहिए। तो यहां से आप कह सकते हैं कि क्रशिंग अब देखिए, ये इससे लोड क्रशिंग फेल्योर ना हो, तो क्रशिंग फेल्योर ना होने के लिए P शुड बी लेस देन और इक्वल टू A इंटू सिग्मा परमिसिबल। और सिग्मा परमिसिबल अगर देखें तो अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर 1 लें तो परमिसिबल और अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेंथ दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 ले लें तो अल्टीमेट और क्रशिंग परमिसिबल दोनों क्या हो जाएंगे? सेम। तो आपसे यहां से पूछा है कि मैक्सिमम कितना लोड लगा सकते हैं विदाउट क्रशिंग फेल्योर। तो जब मैक्सिमम वर्ड आएगा, जैसे मैक्सिमम आएगा वो आप इक्वल कर देंगे एरिया इंटू सिग्मा परमिसिबल, और ये भी सिग्मा परमिसिबल किसमें? सिग्मा परमिसिबल इन कंप्रेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम क्रशिंग लोड दैट अ कॉलम कैन कैरी विदाउट क्रशिंग फेल्योर, maximum compressive load that a column can carry, that a column can safely carry without any failure is known as is equal to A times of sigma permissible in compression। तो वही लिखा हुआ है। अब यहां से पीसी क्या है? मैक्सिमम सेफ क्रशिंग लोड। मैक्सिमम सेफ क्रशिंग लोड इक्वल टू A टाइम्स ऑफ सिग्मा परमिसिबल। यूसी क्या है? अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेंथ। ऑलवेज P जो अप्लाइड लोड है, अप्लाइड जो आप अप्लाई करने वाले P, अप्लाइड एक्सियल कंप्रेसिव लोड, अप्लाइड एक्सियल कंप्रेसिव लोड शुड बी लेस देन कंप्रेसिव लोड। तो कंप्रेसिव मैक्सिमम कंप्रेसिव जो होगा वो आपका A इंटू सिग्मा परमिसिबल, और इससे हमेशा P क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए। ऑलवेज अप्लाइड इससे क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तब आप सेफ रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका फेल्यूर ऑफ लॉन्ग कॉलम है। तो लॉन्ग कॉलम का फेल्यूर किसकी वजह से होगा? बकलिंग की वजह से होगा। तो अब ध्यान रखिएगा, ये आप ध्यान रखिए, क्रशिंग फेल्यूर हमने आपको बता दिया। जैसे एग्जांपल आपसे लिए गए कि आपका कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, इस पर आपको P लोड लगाना है और इसका एरिया एक सर्कुलर एरिया, तो एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वो क्या होगा? P बाई A इक्वल टू पाई बाई 4 D स्क्वायर। और ये जो मटेरियल है इसका आपको दिया हुआ है अलाउबल या अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेंथ आपको दिया हुआ है, कुछ दिया है, ये गिवन है, ये आपको गिवन है। ठीक है, और आपको P लोड ये भी गिवन है, ये भी आपको गिवन है और ये भी आपको गिवन है। अब आपसे पूछा गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताओ। क्या बताओ? फैक्टर ऑफ सेफ्टी, कितनी गुना आप सेफ लेके चल रहे हो? फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये क्वेश्चन मार्क है। कभी कभी फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया रहेगा, डायमीटर पूछ लेगा कि कितने डायमीटर का कॉलम होना चाहिए। तो अभी आपसे पूछ रहा फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताओ, तो आप कहे गुरुजी बहुत आसान क्वेश्चन है। हम आपसे कह रहे हैं कि P लोड लगाए और एरिया अगर A है, जो कि अगर देखें तो P पाई बाई 4 D स्क्वायर, ये स्ट्रेस तो डेवलप होगा। सिग्मा C ये क्या है? इंड्यूस है। ठीक है, अगर आपसे पूछे इंड्यूस स्ट्रेस जो P की वजह से डेवलप होगा, तो प्रेरित इंड्यूस स्ट्रेस जो होगा आपका, इंड्यूस स्ट्रेस जो आपका होगा वो आपका होगा सिग्मा इंड्यूस्ड इक्वल टू P अपान 4P अपान पाई D स्क्वायर, और इतना आप कैरी करा सकते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा? फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा? फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा कि गुरुजी अल्टीमेट इतना करा सकते थे, और ये क्या होगा? सिग्मा इंड्यूस्ड। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या आएगा? फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप बता सकते हैं कि अल्टीमेट अपान 4P अपान पाई D स्क्वायर। तो आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी बता सकते हैं अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंटू पाई D स्क्वायर
अपॉन 4p, ये आपका आ जाएगा कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, ठीक है, विदाउट क्रशिंग फेल्योर के कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिए। अब मान लीजिए 1 आ गया, ये अगर 1 आ गया इसका मतलब जितना अल्टीमेट लोड कर सकते थे उतना लोड आपने किया है, उतना लोडिंग आपने लगा। अगर ये मान लीजिए 2 आ गया इसका मतलब क्या है कि आप लगा सकते थे 50 मेगा पास्कल पर आप 25 मेगा पास्कल ही लोड कर रहे हैं। अगर ये 1 से कम आ गया तो मेटेरियल फेल कर जाएगा। अगर आप 50 कैरी कर सकते हो और 60 लगा दिए तो क्या होगा, मेटेरियल फेल कर जाएगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा 1 से ज्यादा ही होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका हमेशा क्या होना चाहिए, 1 से ज्यादा। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या दिया रहेगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया रहेगा 3 गुना सेफ लेने के लिए क्या डायमीटर लें, तो भाई सब कुछ लोड दिया रहेगा। अब इन सब में जो भी दिया रहेगा, अब मान लीजिए सब कुछ दिया, अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही पूछ लिया, तो इसमें कुछ वैल्यूज दी रहेगी, कुछ आपको निकालना होगा। अगर आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है और डी दिया, पी दिया, तो अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी पूछ सकता है, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। ठीक है, तो हम सब लोग बकलिंग फेल्योर नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं। फिर आपने कंप्रेसिव फेल्योर जान लिया, कॉलम क्या है, स्ट्रट क्या है, बूम क्या है, पोस्ट क्या है, सब कुछ डिटेल में आपने सीखा, टाई बार भी सीखा। अब आपको अगले लेक्चर में ये देखना है, अगले लेक्चर में जाना कि बकलिंग फेल्योर कैसा होता है। क्रशिंग फेल्योर भी आज के लेक्चर में आपने क्लियर कर लिया, तो नेक्स्ट लेक्चर में हमें लगता है कि कॉलम कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम सब लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद फिर अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, अगली क्लास में कल फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।